Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about quantitative measures for control the credit by central bank. Last concept में हमने what is mean by central bank and the functions of central bank के बारे में डिस्कस किया था, इसमें हमने जो फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर बैंक रेट, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल बैंक है अगर वो क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहती है देन वो क्या करेंगे, बैंक रेट इंक्रीज कर देंगे। तो बैंक रेट इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे एंड जो कस्टमर्स हैं वो कम लोन की डिमांड करेंगे। सो इससे जो क्रेडिट है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अगर क्रेडिट इंक्रीज करना, एक्सपैंड करना, देन इसके ऑपोजिट सिचुएशन होगी, बैंक रेट है जो वो डिक्रीज हो जाएगा एंड इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारी क्वांटिटेटिव मेजर है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वांटिटेटिव मेजर्स बैंक रेट पॉलिसी के बाद नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हाट इज मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन? द सेल एंड परचेज of government securities by central bank is known as the sale and purchase of government security by central bank is known as open market operation. ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जब भी सेंट्रल बैंक क्या है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सेल करते हैं, ठीक है, या सेल करता है या फिर परचेज करता है, ठीक है, तो वो होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। लाइक जैसे कि सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट कंट्रोल करना चाहता है, इफ सेंट्रल बैंक कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। ओके, सो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सेल कर देंगे मार्केट में, ठीक है, और उन सिक्योरिटीज को कौन परचेज करेगा? कमर्शियल बैंक। सो इसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो लोन भी कस्टमर्स को लोन की जो ग्रांट प्रोवाइड करवाते हैं वो भी कम प्रोवाइड करवाएंगे। तो इससे क्या है कि जो क्रेडिट मतलब जो एक्सपैंड क्रेडिट हो रहा है कंट्री में, ठीक है, उसकी सिचुएशन को क्या है कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके ऑपोजिट अगर सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को एक्सपेंड करना चाहते हैं कंट्री में, ठीक है, देन वो क्या करेगा? सेंट्रल बैंक की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो कमर्शियल बैंक से परचेज करेंगे, ठीक है। तो परचेज मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक को मनी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इससे क्या है जो कमर्शियल बैंक हैं उनकी जो टोटल डिपॉजिट्स है वो इंक्रीज होगी एंड जितनी ज्यादा मैक्सिमम टोटल डिपॉजिट्स उनके पास इंक्रीज होंगी वो क्या है उतना ही अपने कस्टमर्स को लोन्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। सो मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं कि जब सेंट्रल बैंक है वो क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करते हैं या परचेज करते हैं। तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल क्यों करते हैं? बिकॉज वो क्या है मार्केट में जो क्रेडिट कंट्री की जो क्रेडिट एक्सपैंड की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड इसके ऑपोजिट अगर सेंट्रल बैंक कंट्री में जो क्रेडिट की जो क्रेडिट है, ठीक है, उसको एक्सपैंड करना है, ठीक है, इफ द सेंट्रल बैंक एक्सपैंड द क्रेडिट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, क्रेडिट्स, देन उसके लिए वो क्या करेंगे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको कमर्शियल बैंक से परचेज करेंगे, खरीदेंगे। तो परचेज करने से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक को जो मनी प्रोवाइड करवाएंगे इससे कमर्शियल बैंक के पास मैक्सिमम मनी क्रिएट होगी और उस मनी को वो क्या है जो कस्टमर्स हैं अपने जिनके अकाउंट्स ओपन है कमर्शियल बैंक में उनको लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, बोरोवर मतलब कि बोरोवर्स को बोरो करते हैं मनी। क्लियर है? तो ये था ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है CRR and SLR। CRR means SLR statutory liquidity ratio and CRR cash reserve ratio।
तो देखो कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, फर्स्टली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी कस्टमर्स जिनके बैंक में अकाउंट ओपन है वो अपने टोटल जो भी डिपॉजिट्स वाली डिपॉजिट करवाते हैं, जो भी अपनी मनी बैंक में, कमर्शियल बैंक में, तो कमर्शियल बैंक क्या है उस टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट अपने पास रखते हैं डेली ट्रांजैक्शन के लिए, और बाकी पार्ट क्या है वो बोरोवर्स को लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। SLR का मीनिंग क्या है कि जब कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट अपने पास रखते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, ओके। एंड CRR कैश रिजर्व रेशियो, कि जिसमें कमर्शियल बैंक के पास जो भी टोटल डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन पार्ट उन्हें क्या है सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट करवाना होता है, ठीक है। सो उसे हम क्या कहते हैं, CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। सो क्लियर है मीनिंग। SLR मीन्स टोटल कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट अपने पास रखते हैं, एंड CRR जो कमर्शियल बैंक की टोटल डिपॉजिट है उसकी एक सर्टेन लिमिट है, एक सर्टेन पार्ट है, वो क्या है कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करवाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो देखो CRR एंड SLR के थ्रू भी कमर्शियल बैंक क्या है कि जो क्रेडिट है, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं। हाउ इज दैट? अब देखो कि अगर सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करना चाहते हैं देन वो क्या करेंगे कि जो SLR है एंड क्रेडिट एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं देन वो क्या सेंट्रल बैंक क्या करेगा, SLR एंड CRR को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। मतलब कि अपने पास ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट रखेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक अपने पास डिपॉजिट रखेंगे, लोन्स पे नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, तो इससे क्या है जो क्रेडिट है वो मैक्सिमम क्रिएट नहीं हो पाएगा, एंड जो एक्सपैंड ऑफ क्रेडिट है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका ऑपोजिट लेते हैं कि अगर जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को एक्सपैंड करना चाहती है देन वो क्या करेंगे कि जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या है मींस SLR एंड CRR अपने पास मिनिमम रखेंगे, ठीक है। तो इससे मतलब जो डिपॉजिट्स हैं वो अपने पास कम रखेंगे सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो इसके थ्रू क्या होगा कि डिपॉजिट अपने पास कम रखेंगे और जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करवाएंगे। सो इससे क्या है जो क्रेडिट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। सो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक है क्रेडिट को कंट्रोल करती हैं कंट्री में। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर, qualitative measures, these measures are used by central bank, these measures are adopted by central bank to regulate and control the credit in a specific sector of economy। तो मतलब कि क्वालिटेटिव मेजर सेंट्रल बैंक क्यों अडोप्ट करता है कि इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, जो इकोनॉमी में उसमें जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें क्रेडिट की जो लिमिट है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स को अडोप्ट किया है, ओके। सो अब हम जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वालिटेटिव मेजरमेंट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, selective credit control, these the selective measures for credit control adopted by सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो मतलब कि जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजरमेंट है किसके थ्रू यूज की जाती है, अडॉप्ट की गई है सेंट्रल बैंक। तो इसमें क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, फिक्स द इंस्टॉलेशन ऑफ लग्जरी गुड्स, फिक्सेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लग्जरी गुड्स। तो मतलब कि जो भी सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स भी यूज करते हैं जो भी क्रेडिट है उसकी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। सो फर्स्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सो मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है वो सिलेक्टिव मेजरमेंट्स यूज करते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट है फिक्सेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लग्जरी गुड्स, मीन्स की कंज्यूमर जो भी लग्जरी गुड्स परचेज करते हैं लाइक जैसे कार है, ठीक है, तो उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। मतलब कि
जो लग्जरी गुड्स को परचेज करने के लिए अगर किसी भी पर्सन को लोन चाहिए तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, उसकी जो लिमिट है वो क्या है, फिक्स कर दी जाती है कि इससे ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। लाइक जैसे कि अब देखो कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो कार परचेज करना चाहता है, लग्जरी गुड्स की एग्जांपल लेते हैं, कार परचेज करना चाहता है, सो कार परचेज करने के लिए वो क्या है, लोन लेते हैं, ठीक है। तो मतलब सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, उस लोन की जो लिमिट है वो डिटरमाइन कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि आप लाइक जैसे कार परचेज करने के लिए जो बैंक है वो पहले 1 लाख रुपीज लोन प्रोवाइड करवा रहे थे, ठीक है। तो मतलब कि इसमें क्या है, उन्होंने लग्जरी गुड्स की इंस्टॉलमेंट्स को फिक्स कर दिया कि अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, लग्जरी गुड परचेज करने के लिए तो वो आपको 1 लाख मिलेगा, ठीक है, या इससे मैक्सिमम लोन आपको प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है चेंज इन द लिमिट ऑफ लोन। और सेंट्रल बैंक जो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि जो लोन्स की लिमिट है उसमें चेंजेस करते हैं। लाइक जैसे कि अगर जो क्रेडिट है, ठीक है, वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो कमर्शियल सेंट्रल बैंक है वो क्या करेंगे, अगर वो स्पेसिफिक एरिया में जो लोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं कस्टमर्स को 2 लाख प्रोवाइड करवा रहे हैं और अगर क्रेडिट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो उसको कंट्रोल करने के लिए जो लोन की लिमिट है उसमें चेंजेस कर दिए जाती हैं। 2 लाख से क्या है 1 लाख कर दिए जाएंगे। क्यों किया जाता है, ताकि जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल किया जा सके। सो नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगी, चेंज इन द लिमिट ऑफ लोन। नेक्स्ट है रेगुलेट द ग्रांटिंग लोन और क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक क्या करते हैं कि जो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए जो भी लोन प्रोवाइड करवाया जाता है उसको रेगुलेट करते हैं, उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करते हैं ताकि कंट्री में जो क्रेडिट है उसकी क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड ना हो सके। तो फर्स्टली क्वालिटेटिव मेजरमेंट में हमने सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया, जिसमें जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, लग्जरी गुड्स के लिए इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देते हैं, ओके। फिर जो लोन की लिमिट है उसमें चेंजेस करते हैं ताकि जो क्रेडिट है वो इंक्रीज ना हो सके या डिक्रीज ना हो। रेगुलेट ग्रांटिंग लोन फॉर क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए जो भी कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करवाया जाता है उसको टाइम टू टाइम वो क्या है रेगुलेट करते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं, ओके। सो ये थे हमारा फर्स्ट क्वालिटेटिव मेजर। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वालिटेटिव मेजरमेंट है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब देखो जो इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स में रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि इकोनॉमी में जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें जो लोन की मैक्सिमम लिमिट डिटरमाइन करना, ओके। सो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं कि इकोनॉमी में जो डिफरेंट सेक्टर है उसमें कितना लोन प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है, उसकी मैक्सिमम लिमिट है उसको डिटरमाइन करते हैं। लाइक जैसे किसी भी फार्मर्स को एग्रीकल्चर वर्क के लिए एग्रीकल्चर टूल्स परचेज करने हैं, देन उसके लिए जो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है उसकी भी एक लिमिट डिटरमाइन की जाती है। या फिर किसी भी कंज्यूमर्स को, ठीक है, या अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए, होम कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, तो कस्टमर्स होम कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पर्सन को, कंज्यूमर को या अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए लोन चाहिए होता है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है डिटरमाइन की जाती है, एंड इसे हम क्या कहते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, जिसमें इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में जो लोन है, ठीक है, क्रेडिट लोन है उसकी एक सर्टेन लिमिट है, वो क्या है मैक्सिमम लिमिट डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट है मोरल परसुएशन। अब देखो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए लास्ट कंसेप्ट में हमने देखा था कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स। तो मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, उन पे कंट्रोल करते हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं, टाइम टू टाइम उनके लिए डायरेक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक पे अपना कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए जो
सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को क्या है एडवाइस देता है, ठीक है, और उन्हें क्या है उन एक तरफ से प्रेशर देता है, उन्हें परसुएड करता है कि वो सेंट्रल बैंक ने क्रेडिट कंट्रोल के लिए जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की है उसमें वो सेंट्रल बैंक को कोऑपरेट करे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मोरल परसुएशन। नेक्स्ट है पब्लिसिटी। अब देखो एडवर्टीजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर मार्केटाइजेशन, मार्केटिंग के लिए क्या है एडवर्टाइजमेंट एक इम्पोर्टेंट टूल है। अब देखो जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करते हैं टाइम टू टाइम मंथली, ठीक है, या वीकली क्या है बुलेटिन्स मैगजीन्स न्यूज पब्लिश करते हैं, ठीक है, जिसमें वो क्या है पीपल्स को अवेयर करते हैं, ठीक है, क्रेडिट के बारे में कि जो कंट्री इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो रही है या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सो उससे रिलेटेड वो मंथली वीकली क्या है मैगजीन्स वगैरह बुलेटिन्स वगैरह पब्लिश करते हैं, ठीक है, पब्लिक को अवेयर करने के लिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स का भी सहारा लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन। सो लास्ट क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर अपना कंप्लीटली कंट्रोल रखते हैं। सो कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक जो भी डायरेक्शंस टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करते हैं, अगर कमर्शियल बैंक्स उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं देन सेंट्रल बैंक क्या करेंगे कि उनके लिए जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो मतलब कि सेंट्रल बैंक अब कंट्री में जो भी डायरेक्शंस टाइम टू टाइम बैंकिंग के लिए कमर्शियल बैंक्स के लिए डायरेक्शन टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करते हैं। तो कमर्शियल सेंट्रल बैंक ऐसा क्यों करता है क्योंकि वो कंट्री के जो बैंकिंग सिस्टम उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डेवलप करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करना चाहते हैं। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक क्या है कमर्शियल बैंक के लिए टाइम टू टाइम डायरेक्शंस इंप्लीमेंट करता है। तो अगर कोई भी अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की जो भी डायरेक्शंस उन्होंने इंप्लीमेंट किया अगर उनको फॉलो नहीं करता देन सेंट्रल बैंक क्या है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकता है, ठीक है। एंड साथ में जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है कि जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की डायरेक्शन फॉलो नहीं करते उन बैंक्स को क्या है वो कैश प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। सो इससे क्या है वो कमर्शियल बैंक क्या है फेल हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज उनके पास कैश नहीं होती है। तो इसका तो मतलब कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है क्रेडिट को कंट्रोल करने का। सो अगर सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी एंड उन्होंने कमर्शियल बैंक्स से एडवाइस मतलब उन्हें परसुएड किया कि आपने क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में उनको कोऑपरेट करना है, और जो कमर्शियल बैंक है अगर कोई भी कमर्शियल बैंक उनकी जो डायरेक्शन है उसे फॉलो नहीं कर रहा देन सेंट्रल बैंक क्या उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन है उनको ले सकता है। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था हमारी कंट्री में, इस्टेब्लिश इन 1 अप्रैल 1935। मतलब कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कब इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और इसका जो ऑफिस है सेंट्रल ऑफिस है अर्लियर सेंट्रल ऑफिस है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश था कोलकाता में। एंड उसके बाद क्या है कि ये जो सेंट्रल ऑफिस है इसे शिफ्ट करके ट्रांसफर करके कहाँ पे इंप्लीमेंट किया था मुंबई में। तो फर्स्टली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 एंड इसका जो अर्लियर सेंट्रल ऑफिस था, ठीक है, वो कहाँ पे था कलकत्ता में, बट बाद में चेंज होके उसको ट्रांसफर कहाँ पे कर दिया था ऑफिस को मुंबई में। तो फर्स्टली देखो कि जो सेंट्रल बैंक है मुंबई में कब ट्रांसफर किया था इन 1937। तो फर्स्टली देखो जो सेंट्रल बैंक है इन पे मेनली अथॉरिटी किसकी होती थी प्राइवेट सेक्टर की, बट बाद में गवर्नमेंट ने क्या है कि इस पे कंप्लीटली अपना कंट्रोल कर लिया था।
तो मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है इसे कब नेशनलाइज्ड किया गया था? 1949। नेशनलाइज्ड इन 1949। ओके, सो पहले पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल था इसमें, बट बाद में सेंट्रल बैंक पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया और इसको नेशनलाइज कर दिया गया था कब? 1949 में। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब देखो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसमें क्या है, मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, सेंट्रल बैंक में जो भी काम वगैरह किया जाता है, वर्क किया जाता है, उसको क्या है, उस पर कंप्लीटली अपना कंट्रोल रखते हैं। मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक में जो भी वर्किंग सिस्टम होता है उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो सारा काम संभालते हैं। क्लियर है? सो देखो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसको कब अपॉइंट किया गया था? इसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, एंड जो सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, इसका जो वर्किंग सिस्टम है, द वर्किंग ऑफ रिजर्व बैंक इज गवर्न बाय सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर्स। The working system of Reserve Bank is governed by Central Board of Directors. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो सेंट्रल बैंक का वर्किंग सिस्टम संभालते हैं। द वर्किंग सिस्टम ऑफ रिजर्व बैंक, जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक। इज गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू हमारी जो रिजर्व बैंक है कंट्री का, ठीक है, उसे क्या है, गवर्न किया जाता है, उसके वर्किंग सिस्टम को क्या है, कंप्लीटली उस पर रनिंग की जाती है, उस पर वर्किंग सिस्टम को क्या है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, एंड सेंट्रल बैंक में कैसे काम करना है, ठीक है, वो सब कुछ रेगुलेट किया जाता है। एंड जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसमें क्या है, 21 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। 21 मेंबर्स, बिकॉज ये हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक को क्या है, टाइम टू टाइम रेगुलेट करते हैं वर्किंग सिस्टम को, ठीक है, उस पर कंप्लीटली अपना कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल बैंक में वर्क कैसे होना चाहिए, ठीक है, तो वो सब कुछ कौन करते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड इसमें क्या है, 21 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड फॉर 4 ईयर्स। अब देखो जो सेंट्रल बैंक सेंट्रल बोर्ड है इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कितने ईयर्स के लिए की जाती है? 4 ईयर्स के लिए, ठीक है, 4 ईयर्स के लिए इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, इसके तरफ से मतलब कि गठन किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है कि जो गवर्नमेंट डायरेक्टर्स, ओके, देखो जो सेंट्रल बैंक है उसमें वर्किंग सिस्टम को कौन संभालता है? 21 मेंबर्स, ठीक है, एंड इन 21 मेंबर से एक मेंबर जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है वो कौन होता है? गवर्नर, ठीक है, और जो गवर्नर है उसे अपॉइंट किया जाता है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर, एज अ गवर्नमेंट डायरेक्टर के फॉर्म में जो गवर्नर है उन्हें क्या है, सिलेक्ट किया जाता है। ओके, सेंट्रल बैंक में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं गवर्नर, ठीक है, मतलब एक गवर्नर है, 21 मेंबर्स में से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। ओके, एंड वो 1 मेंबर, ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट पे होता है, गवर्नर की पोस्ट पे होता है, ठीक है, और उसे क्या है, गवर्नमेंट डायरेक्टर की फॉर्म में उसे क्या है, इंप्लीमेंट किया जाता है, सॉरी अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है? एंड मैक्सिमम सेंट्रल बोर्ड में क्या है, एक गवर्नर होता है हाईएस्ट पोस्ट पे एंड मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। एक गवर्नर होता है सेंट्रल बोर्ड में, ठीक है, और मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर।
नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर अपॉइंट बाय गवर्नमेंट, ठीक है, एंड 10 डिफरेंट ऑफिसर्स इन डिफरेंट एरिया। तो सेंट्रल बोर्ड में नेक्स्ट नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स होते हैं, एंड जो नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। 10 ऑफिसर्स होते हैं, डिफरेंट 10 ऑफिसर्स इन डिफरेंट एरियाज में होते हैं, ठीक है, एंड इसमें 2 क्या है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ओके, लास्ट है वो क्या होते हैं? 4 डायरेक्टर्स। फर्स्टली हमने गवर्नमेंट डायरेक्टर जिसमें जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, उनको एज ए इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किया जाता है, एंड मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड में। नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो किनके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू। 10 ऑफिसर्स इन डिफरेंट एरियाज एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब नेक्स्ट है डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड में 4 डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड जो 1 डायरेक्टर है वो कहां से अपॉइंट किया जाता है? रीजनल बोर्ड। 1 each from रीजनल बोर्ड, एंड जो रीजनल बोर्ड है वो कहां कहां पर है? फॉर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। तो सेंट्रल बोर्ड में जो भी 4 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें कहां से? रीजनल बोर्ड से अपॉइंट किया जाता है, एंड जो रीजनल बोर्ड है वो कहां पे इंप्लीमेंट है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये हमने क्या है जो सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया। अब देखो इसमें क्या है? 21 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, सो 4 मेंबर्स, 1 गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर्स, 5 9 10 प्लस 2, तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरीज में? 21 मेंबर्स। ओके, अब देखो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे कौन होते हैं? गवर्नर। गवर्नर सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होता है, एंड जो गवर्नर के बाद क्या है? जो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, डिप्टी गवर्नर। अब देखो कि अगर गवर्नर किसी भी वजह से अगर वो एब्सेंट होता है, देन वो क्या करेंगे कि जो भी डिप्टी गवर्नर्स हैं 4 उनमें से किसी एक गवर्नर को क्या है? सिलेक्ट करेगा और उसको अपना जो वर्किंग सिस्टम है वो उसको प्रोवाइड करवाएगा थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो क्या है? एब्सेंट है। ओके, और उसके बाद देखो डिप्टी गवर्नर के अंडर कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव गवर्नर्स। बिकॉज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? हमारे रिजर्व बैंक के वर्किंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? गवर्नर। उसके बाद डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव गवर्नर, एंड एग्जीक्यूटिव गवर्नर के अंडर कौन होते हैं? प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एंड प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर के बाद चीफ जनरल मैनेजर, एंड चीफ जनरल मैनेजर के अंडर जनरल मैनेजर, एंड जनरल मैनेजर के अंडर डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एंड डिप्टी जनरल मैनेजर के अंडर होते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एंड असिस्टेंट जनरल मैनेजर के अंडर कौन होते हैं? मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एंड मैनेजर के अंडर असिस्टेंट मैनेजर, एंड लास्ट में उनके अंडर कौन होते हैं? सपोर्टिंग स्टाफ,
सपोर्टिंग स्टाफ। तो फर्स्टली हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इम्प्लीमेंट हुआ, एंड उसके बाद जो रिजर्व बैंक का वर्किंग सिस्टम को कंट्रोल रेगुलेट करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सो सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कैसे गवर्न किया जाता है, थ्रू दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से जो गवर्नमेंट डायरेक्टर होता है, ठीक है, लाइक जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 21 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उन्हें क्या है एक गवर्नमेंट डायरेक्टर की फॉर्म में इलेक्ट किया जाता है। एंड मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। जब भी गवर्नर एब्सेंट होता है देन उसका जो भी वर्किंग है वो कौन संभालता है, डिप्टी गवर्नर। कोई भी एक डिप्टी गवर्नर को वो इलेक्ट करता है गवर्नर थोड़े टाइम पीरियड के लिए। फिर उसके बाद क्या है, नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो किनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। और 10 डिफरेंट एरियाज, 10 डायरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट एरियाज में, एंड 2 ऑफिसर्स होते हैं। और उसके बाद क्या है 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि क्या है रीजनल बोर्ड में से अपॉइंट किए जाते हैं। रीजनल बोर्ड्स कहाँ पर इंप्लीमेंट किए हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। और यहाँ पे से क्या है 4 रीजनल बोर्ड है, 4 रीजनल बोर्ड में से 4 डायरेक्टर्स को क्या है इंप्लीमेंट किया, अपॉइंट किया जाता है। और इन सबका टोटल करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल कितने मेंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, 21। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे गवर्नर होता है, उसके बाद डिप्टी गवर्नर, एंड उसके अंडर एग्जीक्यूटिव गवर्नर, फिर प्रिंसिपल, चीफ, जनरल मैनेजर, एंड उसके अंडर चीफ, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एंड उसके अंडर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एंड लास्ट में क्या है जो सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं। तो ये हमने आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के बारे में डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।